सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो सोशल साइंस विषय है यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय है, जिसके कोड नंबर 213 है। तो इस विषय के हम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और उन प्रश्न पत्रों के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों के आंसर पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके 3 घंटे का होता है, यानी कि आपको समय जो है 3 घंटे मिलेंगे। और इसमें जो प्रश्न है वो आपके जो है 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें लघुतात्मक हो गए, लघुतात्मक हो गए, तो निम्नात्मक प्रश्न हो गए। तो इस तरह से आपको आंसर देने होंगे। कुछ प्रश्न आपके 1 नंबर के हैं, कुछ 2 नंबर के, कुछ 3 या 4 नंबर के भी प्रश्न होते हैं। तो 36 प्रश्न है, 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न पत्र है, तो पैटर्न यही आएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो इनके क्वेश्चन हैं उसके आंसर पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि अभी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए। और बाकी आप चैप्टर को पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ाई याद करके जाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। तो हमें पता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। तो आपके जो तीसरा चैप्टर है ना, उसमें से ये प्रश्न दिया गया है। फिर है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो 1883 में अमेरिका के शिकागो नगर में जो है विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत जो विवेकानंद है वो उसमें गए थे। फिर है, जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? तो जो जूनागढ़ है वो गुजरात में स्थित है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उतना ही हमें लिखना है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो आपको आंसर लिखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन से भी जो है आंसर बनाना है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। तो इस तरह से पूरा आपको वाक्य लिखना है। फिर अगला प्रश्न है जो कि आपके 2-2 नंबर के आ गए। देखो, अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न है, सामर झील किस जिले में स्थित है? तो सामर झील है वो जो है तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विष किसे कहते हैं? अब देखो, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। विष किसे कहते हैं? तो विष क्या होता है? जो विष है, तो ऐसे ग्रामों के समूह को विष कहते थे। तो विष जो है, गाँवों के समूह को विष कहा जाता था। प्राचीन काल में जो गांवों के समूह होते थे उसको विष कहते थे। अगला, स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप क्या होते हैं? ऐसे स्मारक जहां महात्मा गौतम बुद्ध जो है उनके या उनके भिक्षुओं की अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जो महात्मा गौतम बुद्ध है उनकी अस्थियाँ और साथ में उनके भिक्षुओं की अस्थियाँ हैं, उनके जो अनुयायी है, उनके चेले हैं, तो उनके भिक्षुओं की अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता है, उसको जो है स्तूप कहते हैं। अगला, गुप्त वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त वंश के 2 शासक कौन कौन से हैं? एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, दूसरा समुद्रगुप्त आप लिख सकते हो। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है। तो ये गुप्त वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल से आप क्या समझते हो? तो देखो, ये 2 नंबर के तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप याद करके जाइएगा कि प्रजामंडल क्या है। प्रजामंडल यानी कि प्रजा का मंडल। तो प्रजामंडल यानी कि प्रजा का मंडल। तो ये क्या हो गया? प्रजामंडल का अर्थ है कि जनता का समूह। ठीक है, तो प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश जो शासन था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। तो जब भारतीय रियासतों का काल था, ब्रिटिश समय का काल था, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का समय था, तो उस समय हमारा जो देश है वो रियासतों में बटा हुआ था। तो उन रियासतों के अंतर्गत भी जो प्रजा का जो छोटे छोटे संगठन बने हुए थे उन्हीं को प्रजामंडल कहते हैं। अगला, लोकतंत्र के कोई 2 दोष देखिए। देखो, लोकतांत्रिक जो होता है उसके कोई 2 दोष हमें बताना है। तो लोकतंत्र के 2 दोष क्या है? जैसे कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, कि राजनीतिक जो दल है उनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता भ्रमपूर्वक है। देखो, लोकतंत्र में कहा जाता है कि सभी लोग समान है, ठीक है, और सभी के साथ सभी लोग स्वतंत्र है, लेकिन ये सब कुछ भ्रम है। कुछ भी कई लोग तो जो है कहते हैं लोकतंत्र में समानता मिलती है लोगों को, लेकिन फिर भी छुआछूत होती है। ठीक है, जाति पाति का जो है ऊंच नीच होती है। अगला है, लिंगानुपात से आप क्या समझते थे? कि लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात जो है वो जो है उससे मतलब ये है कि उससे तात्पर्य ये है कि जनसंख्या में, जो हमारे भारत देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के में कितना अनुपात है। ये जो है 1000 की संख्या पर निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इसमें देखा जाता है। अगला है, तो ये भी देखो, ये 2 नंबर का है। फिर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 गुण लिखिए। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 गुण कौन कौन से है? तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही का ही इसमें समावेश होता है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा है, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों का से अस्तित्व इसमें होता है। निजी क्षेत्र भी इसमें आ गया और सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि इस क्षेत्र में वो सभी गतिविधियां शामिल होती हैं
जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक जो भी संसाधन हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, है ना, नदियाँ है, झील है ना, पहाड़ है, तो इस तरह से कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग करके जैसे हमारे खेत है तो इनका उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। जैसे कि खेती करके फसल उगाना है, डेयरी है, जैसे पशुपालन से डेयरी वाला व्यवसाय चलाना है, फिर मछली पालन करना है, खनन करना है, पशुपालन करना है, वन उत्पादन करना है, आदि जो भी कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण क्या है? तो देखो, अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को समाप्त करके सरकार को सुविधा प्रदाता भूमि में लाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। ठीक है, तो ये उदारीकरण कहलाता है। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी निवारण के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए कि भारत में बेरोजगारी निवारण के 2 उपाय कौन कौन से। देखो, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है। तो पहली बात तो यही है कि अगर हमें बेरोजगारी दूर करनी है तो पहले क्या कर सकते हैं कि तीव्र औद्योगिक विकास करें, अलग अलग उद्योग धंधे खोले ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, तो उनकी बेरोजगारी दूर होगी। साथ में शिक्षा को रोजगार परक होनी चाहिए, यानी जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो आज के युवा वर्ग जो भी शिक्षा प्राप्त करे वो शिक्षा उनको रोजगार दिलाने वाली हो। ठीक है, युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि सबके सभी गवर्नमेंट नौकरी में जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे, उनका कोई कौशल, उनका कोई हुनर विकसित करे, है ना। ऐसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि वो अपना स्वरोजगार खोल सके और वो बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त कर सके। अगला है प्रश्न संख्या 16 कि वाणिज्य बैंक से क्या आशय है। देखो, वाणिज्य बैंक क्या होता है कि वह वित्तीय संस्था जो जमाएं स्वीकार करती है, तो वही वाणिज्य बैंक है। मतलब उद्योगों में, कल कारखानों में जो जमाएं आती है, जो पैसे आते हैं, उनको स्वीकार वही वाणिज्य बैंक करता है। तो वह संस्था जो जमाओं को स्वीकार करती है। अगला है व्यवसाय किसे कहते हैं। तो व्यवसाय क्या है? धन उपार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करना ही व्यवसाय कहलाता है। यानी हमें क्या चाहिए? धन कमाना है। तो धन कमाने के लिए जो है वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, तो वही वाणिज्य की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या जो है वही व्यवसाय की श्रेणी में आता है। सॉरी, व्यवसाय यानी धन उपार्जन के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए जो क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं को, सेवाओं को उत्पादन किया जाता है, वो व्यवसाय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, दोहरा लेखा प्रणाली की कितनी अवस्था है। तो दोहरा लेखा प्रणाली कितनी अवस्था है? उसकी जो है 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है प्रारंभिक लेखा, दूसरा है वर्गीकरण या और संग्रह, तीसरा है सारांश या अंतिम। तो इस तरह से देखो, तो आपको लिखना है। अगला है प्रश्न संख्या 19, विधिक जागरूकता के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। तो देखो, यहाँ पर विधिक आएगा, है ना, लीगल, यानी विविध नहीं है, यहाँ पर विधिक है। विधिक, विधिक यानी कानूनी जागरूकता। ठीक है, तो विधिक जागरूकता के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो उत्तर है, देखो, विधिक जागरूकता के 2 उपाय क्या है कि विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए, यानी कानूनी रूप से जो लोगों को कानूनी रूप से जागरूक बनाना है, तो कानूनी साक्षरता यानी कि कानून की साक्षरता उनको हो, कानून की जानकारी उनको हो, तो विधिक, उसको हम विधिक बोलते हैं। तो विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। तो कानून की बात करके एक साप्ताहिक कार्यक्रम दूरदर्शन पर आता है, तो इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो आपदा क्या होती है ना। तो आपदा ये है, कई बार कहते हैं प्राकृतिक आपदा आ गई, अचानक कोई घटना हो गई, तो आपदा का अगर हम सटीक रूप से उसका परिभाषा लिखें तो आपदा एक प्राकृतिक व मानव प्रेरित घटना होती है। या तो प्रकृति द्वारा आ गई या फिर मानव द्वारा प्रेरित घटना हो गई। ठीक है, जिसके फलस्वरूप व्यापक मानव क्षति होती है तथा उसके साथ साथ एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका और संपत्ति की हानि भी होती है, जिससे लोगों को दुख व संकट झेलने पड़ते हैं। तो ये तो प्राकृतिक आपदा, तेज बाढ़ आ गई, ठीक है, कोई भूकंप आ गया, ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा ही, तो वो आपदा है। इसी प्रकार कहीं पर, है ना, आतंकवादी हमला हो गया तो वो मानव जनित है, तो उसकी वजह से भी वहाँ जनधन की हानि हुई है, लोगों को क्षति पहुंची है, मानव को बहुत क्षति पहुंची है, तो वो आपदा के अंतर्गत आती है। अगला है, बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों पर प्रकाश डालिए कि बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन कौन से। तो वो हमें बताने कि बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन से है। तो इसका आंसर है कि बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं वो जो है 4 आर्य सत्य दे रखे हैं बौद्ध धर्म के अंदर। पहला है दुख। देखो, आर्य सत्य में दुख बताया गया, दुख है। दूसरा दुख का कारण, तीसरा है दुख का दमन और चौथा है दुख निरोधक मार्ग। तो दुख का कारण, तो अगर हम दुख देखेंगे आर्य सत्य में पहला क्या है? दुख। तो दुख का मतलब ये होता है, यानी कि पहला है दुख, है ना, दुख। तो दुख में ये हो गया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है।
जीवन दुखों तथा कष्टों से परिपूर्ण है। ये तो पता ही है कि संसार में हर जगह देखोगे वहाँ दुखी दुख दिखाई देगा। जिन्हें हम सुख समझते हैं वे दुखों से भरा हुआ है। जो हमें जिसको हम सुख समझते हैं ना, वो तो क्या है, दुखों से भरा हुआ है। तो पहला आर्य सत्य तो ये हो गया। दूसरा हो गया आर्य सत्य दुखों का कारण। ये दुख का कारण क्या है? देखो, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यानी प्रत्येक दुख का कोई कारण होता है ना। तो हमारी जो तृष्णा होती है, हमारी मन की इच्छाएं होती है, वो अगर पूरी नहीं होती है, हमारी जो तृष्णा है, वासना है, वो पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? दुख होता है। तो दुख का कारण, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दुख का कारण। ये दूसरा आर्य सत्य हो गया। तीसरा है दुख दमन, दुख दमन, यानी क्या हुआ? दुख दमन। तो दुख दमन, दुख को दूर करना, तो दुख का कारण और फिर दुख दमन। दुख दमन कैसे होगा? दुखों के मूल कारण तृष्णा का विनाश कर दो। दुख का मूल कारण क्या है? हमारी इच्छाएं है। अगर उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं होता, तो हमें दुख होता है। तो भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि दुख का दमन कर दिया जाए। दमन कैसे होगा? कि हमारी तृष्णा को हम खत्म कर दें, है ना, तो दुख नष्ट हो जाएगा। अगला है दुख निरोधक मार्ग के दुख के मूल तृष्णा को कि निवारण का उपाय यानी विनाश का उपाय अष्टांग मार्ग है। यानी दुख का जो मार्ग है, इसका निरोधक मार्ग है, वो क्या हो सकता है? तृष्णा के विनाश को अपनाना, यानी तृष्णा को खत्म कर दो तो दुख का जो है निवारण हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न के आंसर है। देखो, अगला प्रश्न है हमीरदेव चौहान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखो, हमीरदेव चौहान है जो है हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ही महान शासक रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, है ना, उनके समय में जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी हमला किया था। तो ये बहुत ही महान शासक रहे। वो कवि प्रेमी भी थे, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने थे, स्वतंत्रता के प्रेमी थे, है ना। किसी के सामने अपने किसी की गुलामी उन्होंने स्वीकार नहीं की। ठीक है, एक महान शासक के रूप में वो गिने जाते हैं। और साथ में हमीरदेव जो चौहान है, उनके जो काव्य है नैनचंद सूरी है, उन्होंने उनके ऊपर काव्य लिखा, हमीर रासो जो है वो लिखा, है ना, नैनचंद सूरी द्वारा। तो इस तरह से हमीरदेव के ऊपर आप लिख सकते हो। अगला है भारतीय संविधान के कोई 3 मौलिक अधिकार लिखिए। तो भारतीय संविधान के 3 मौलिक अधिकार कौन से हैं? भारतीय संविधान में 3 मौलिक अधिकार, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है ना, समानता का अधिकार मिला हुआ है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये भारतीय संविधान के 3 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आप सरपंच होते तो अपनी ग्राम पंचायत में जन सुविधाओं के लिए किन किन कार्यों की प्राथमिकता देते? क्या आप सरपंच होते तो जो है आपके गांव में सुधार के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो बताइए सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं, सरपंच क्या क्या काम करता है। तो एक ग्राम पंचायत के लिए सरपंच क्या काम करता है? तो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से तो बता सकता है कि गाँव में सरपंच का क्या रोल होता है। तो सरपंच जो है वो कई तरह के कार्य करता है। जैसे कि पहला कार्य तो उसका क्या रहता है कि साधारण कार्य भी वो करता है। साधारण कार्य में क्या हो गया? जैसे कि प्राकृतिक आपदा में सहायता करना, है ना, लोक संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना, यानी कहीं पर लोक संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति, वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया तो उसको हटाना है। गांव की आवश्यक सांख्यिकी तैयार करना कि गांव में जो सांख्यिकी की वो तैयार करे। फिर कुछ प्रशासनिक कार्य भी होते हैं। प्रशासनिक कार्य में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में जो है वो सरपंच जो है क्या करता है? परिचरों का संख्यावन करता है, जनगणना करवाता है, कृषि उत्पादन पर ध्यान देता है। कृषि कार्यक्रम जो भी होते हैं वो ग्रामीणों में के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर किसानों को बताया जाता है। खलियानों, चारागाहों, सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण वो रखता है। ठीक है, ये सरपंच के कार्य होते हैं। इसके अलावा वो जो है कई अन्य कुछ योजनाएं आती है। कुटीर उद्योग से संबंधित योजना है, गांव के अंदर पेयजल और सड़कें, है ना, रोशनी की व्यवस्था करवाना है, ये सारा सरपंच के कार्य होते हैं। साथ में शिक्षा की व्यवस्था करवाना, स्कूल, अगर उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है ना, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र होते हैं छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र, वो नहीं, तो उसकी व्यवस्था करवाना। तो ये होते हैं हमारे सरपंच के कार्य। तो सरपंच हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए सरपंच के क्या क्या कार्य है। फिर अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यताएं होती है? तो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनमें कौन कौन सी योग्यताएं होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुछ योग्यताएं होती है। पहला क्या है कि वे भारत का नागरिक हो। भाई वो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। दूसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम वो 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका है, यानी 10 वर्ष तक वो भारत के राज्य में जो है 10 वर्षों तक वो कोई न्यायिक जो है पद पर कार्य कर चुका हो, या तो वो कोई वकील रहा हो 10 वर्षों तक। ठीक है, अगला है वह उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता हो, है ना। देखो, या तो वो किसी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में काम कर रखा हो, या फिर वो उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जो है लगातार 10 वर्ष तक, अधिवक्ता का मतलब होता है जो है वकील होना चाहिए। ठीक है, वे अन्य
किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो और वो दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया, भैया तो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है, ऐसा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो वो क्या है, तो आपको देखो इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि एक नंबर का दे रखा, तो 3 पॉइंट आपको इतना ही लिखना है। अगला है भारतीय विदेश नीति की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय विदेश नीति की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो हमें बताना है। तो देखो भारत में जो कुछ विदेश नीतियाँ भारत बनाता है और उसकी कुछ 3 विशेषताएं है। तो पहली विशेषता तो है गुट निरपेक्ष नीति, कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया जाता है ना। गुट निरपेक्ष नीति में क्या करता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समूचा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रही थी, तो दूसरे को साम्यवादी संघ कर रहा था, है ना। भारत ने इन दोनों से अलग रहने का निर्णय लिया। भैया भारत ना तो अमेरिका मिलना चाहता था, नहीं वो साम्यवादी जो संघ था उसमें मिलना चाहता था। भारत उससे अलग रहने का निर्णय लेता है। गुटों की राजनीति से अलग रहकर अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना ही आगे चलकर गुट निरपेक्ष की नीति कहलाती है। यानी कि देखो गुटों की राजनीति से अलग रहेगा, यानी गुट बना लेते हैं ना और फिर राजनीति करते रहते हैं, विकास तो कुछ करते नहीं है, तो उनसे दूर रहकर अपने देश का विकास करना ही क्या कहलाती, गुट निरपेक्ष नीति कहलाती है। एक तो ये नीति शामिल होगी भारतीय विदेश नीति के अंदर। दूसरा है पंचशील का सिद्धांत। भारत ने हमेशा पंचशील का सिद्धांत अपनाया है, ठीक है, विदेशी नीति के अंदर। उसमें क्या होगा, आक्रमण की नीति, कि भारत आगे होकर कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, तो आक्रमण की नीति, और नए उन पर कोई आक्रमण करेगा। एक दूसरे की अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए सम्मान करना, यानी कि एक दूसरे विदेश नीति में है कि एक दूसरे के देशों का वो क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, है ना, उनकी सत्ता का सम्मान करेंगे, उनके शासन का सम्मान करेंगे। समानता का पारस्परिक लाभ होना, यानी दोनों लोग आपस में समान रूप से एक दूसरे को समान समझेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, कि भाई देखो मान लो भारत है, भारत जो है पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करे, या भारत रूस है, अमेरिका है, ये जो बाकी के देश है उनके मामलों में वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति अपनाएगा, यानी कि सभी लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो ये है विदेश नीति, ठीक है। अगला है भारत के तटीय मैदान का वर्णन कीजिए। भारत का जो तटीय मैदान है, तो भारत का तटीय मैदान कौन सा हो गया, देखो ये हमारा जो अगर भारत हम देखें तो इसका जो तटीय मैदान ये हो गया, यानी कि समुद्र के आसपास बी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये जो किनारा है उस मैदानी भाग है, तो इस मैदानी भाग का हमें वर्णन करना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि भारत का जो तटीय मैदान है वो किस तरह का है, तो इसका हमें वर्णन करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत के कुछ भौतिक प्रदेश है, तो भौतिक प्रदेश में ही ये एक शामिल होता है तटीय मैदान। तो भारत का तटीय मैदान की अगर हम देखें तो ये जो है दक्षिण के दोनों तरफ मैदानों में स्थित है। हमें देखा कि दक्षिण में ये अगर हम भारत को मांगे उत्तर और ये दक्षिण, तो दक्षिण के दोनों तरफ ये स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान इसको बोलते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो इनमें कई नदियाँ बहती है, तो इन मैदानों में कई तरह की नदियाँ भी क्या होती है, बहती है, ठीक है। यहाँ देश के कई बंदरगाह भी है, कई नदियाँ भी बहती है, कई बंदरगाह यहाँ पर बने हुए हैं। और भारत में जो है 287 द्वीप समूह है, तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, है ना, लक्षद्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बने हुए हैं। तो इस तरह से करके टोटल 247 द्वीप समूह यहाँ पर बने हुए हैं। 204 बंगाली खाड़ी में तथा 23 अरब सागर में। तो देखो 204 तो कहाँ पर है, बंगाली खाड़ी में, यहाँ पर 204 है द्वीप समूह। और यहाँ पर है जो 43 क्या है, यहाँ पर 43 है जो अरब सागर में है। द्वीप क्या होते हैं, देखो द्वीप होते हैं जब छोटे छोटे ज़मीनी हिस्सा होता है जो ऊपर निकल आ जाता है, वो द्वीप समूह कहलाता है। फिर अगला है अंडमान निकोबार, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें भी अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर आएगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अगर हम भारत की जलवायु के बारे में बात करें कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि भारत का उष्णकटिबंधीय में स्थित होना। तो भारत कहाँ स्थित है, हमारे उष्णकटिबंधीय में स्थित है। उष्णकटिबंधीय यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पर गर्मी रहती है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश में चलोगे, अगर हम पृथ्वी को ऐसे माने तो ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, यहाँ पर भारत हमारा स्थित है, ठीक है। ये भारत स्थित है जो कि 23.5 डिग्री तो इसके बीच में से गुजरती है। तो भारत का जो निचला हिस्सा है सारा, आप कहते हैं दक्षिणी भारत के अंदर बहुत तेज गर्मी रहती है, जबकि उत्तरी भारत में तो ठंड रहती है। तो 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा जहाँ से गुजरती है उसके नीचे वाला एरिया, सॉरी कर्क रेखा, यहाँ से कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ठीक है, ये गुजरती है तो इसके नीचे का एक हिस्सा सारा जो है गर्माहट वाला है, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्माहट रहती है। इसी को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, यानी कटिबंध में बांटा गया है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में बांट दिया गया है ना, कुछ अक्षांशों को। तो वो उष्ण यानी कि गर्मी वाला इलाका है। तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। ये कर्क रेखा भारत के बीच में से निकलती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के कहाँ से निकलती है? अगर हम भारत का नक्शा बनाए तो ये भारत के बीच में से निकलती है। कौन? कर्क रेखा भारत के बीच में से निकलती है। ठीक है, भारत का 60 से 65% भूभाग उष्ण कटिबंधीय है। तो भारत का जो 60 से 65% ये जो भूभाग है ना, वो उष्ण कटिबंधीय है। दूसरा क्या कारण है? जलवायु को प्रभावित करने वाला समुद्र से दूरी। अब देखो ये समुद्र है चारों तरफ, इससे वो क्या है, भारत थोड़ा दूरी पर है, तो समुद्र से दूरी है। तो भारत की प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ तो अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर है ना। समुद्र स्थिति भारत के ताप को नियंत्रित करती है। देखो आसपास के इलाके को ताप को नियंत्रित कर लेगी, लेकिन अंदरूनी इलाके के वो तापमान को समुद्र जो है, समुद्री हवाएं है वो नियंत्रित नहीं कर पाती, क्योंकि वो समुद्र से बहुत दूर हो जाता है। तो महाद्वीपीय परिस्थितियों के कारण ताप अधिक है, वर्षा भी विविधता है, तो वर्षा भी विविध होती है। यहाँ राजस्थान में मरुस्थलीय इलाका में बरसात ही नहीं होती, लद्दाख लेह लद्दाख में बरसात नहीं होती है। भारत के पूर्वी भाग में ज़्यादा बरसात होती है, दक्षिणी भाग में भी बरसात होती है। तो बरसात हम देखते हैं, बरसात के आधार पर भी भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अगला हिमालय। देखो भारत में जो है हम देखें उत्तरी हिस्से के अंदर क्या है, हिमालय स्थित है। यहाँ पर हिमालय स्थित है। ठीक है, तो भारत में वर्षा को हिमालय बहुत प्रभावित करता है। हिमालय वर्षा करने में सहायक भी होता है, तथा उसकी साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं को भी वो रोकता है। तो साइबेरिया जो इधर हो गया तो वहाँ से ठंडी हवा आती थी, हिमालय पर्वत क्या करता है, इसको रोक लेता है। और साथ में जो बरसात है, समुद्र से उठने वाली जो वाप से हवाएं है, चक्रवाती बरसात होती है, चक्रवात आता है। जो भी हमारे गर्मियों में आ रहा है, चक्रवात ही आ रहा है। ठीक है, चक्रवात की बरसात होती है, तो इसको ये रोके रखते हैं, भारत में बरसात करवाते हैं। तो हिमालय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगला स्थलाकृतियाँ। तो भारत को अलग अलग धरातलीय विशेषता होती है, अलग अलग भागों में जो अलग अलग स्तर करती है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर समुद्री इलाका है। तो इसकी वजह से भी वहाँ के वातावरण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सड़क दुर्घटना से बचाव के कोई 3 उपाय लिखिए। सड़क दुर्घटना से बचाव के उपाय क्या है? देखो सड़क दुर्घटना से बचाव के कुछ उपाय है, जैसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी यातायात के नियम बने हुए हैं ना, उसका हमें पालन करना। इसके अलावा वाहन निर्धारित गति पर ही चलाना चाहिए, यानी कि वाहन जो है हमें तेज़ गति से नहीं चलाना है ना। सड़क के नियमों का पालन करना है, नशा करके वाहन नहीं चलाना है। ठीक है, और साथ में जो भी यातायात के चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक होती है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है सड़क दुर्घटना से बचाव कर सकते हैं। 3 ही पूछे तो हमने 3 बता दिए। इसके अलावा भी कई है, जैसे कि हाईवे पर चलाते समय है ना, अपनी लेन का ध्यान रखें। जब भी आप हाईवे पर चल रहे हो तो जिस लेन में चलना होता है उसी लेन में चलना है। साथ में गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य मार्ग है उस पर CCTV कैमरे की व्यवस्था तथा पुलिस गश्त की व्यवस्था होनी चाहिए। गाड़ी की नियमित रूप से देखभाल करते रहना चाहिए। ठीक है, और साथ में पीछे का दृश्य देखने वाले आईने रिमूवर है ना, रिमूवर का प्रयोग करें। ठीक है, जो पीछे से हमें दृश्य दिखा देता है कि पीछे से हमारी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, तो उस तरह का जो आईना होता है, तो इसको रियर व्यू मिरर का प्रयोग करते रहना चाहिए, कि वो पीछे से कांच हमेशा साफ रहना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है यातायात दुर्घटना से बच सकते हैं। साथ में जो हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो हमें जो सीट बेल्ट है, हेलमेट है आदि का हमें उपयोग करना चाहिए। अगला है स्वस्थ भारत मिशन का जो है वो विश्लेषण कीजिए। स्वस्थ भारत मिशन क्या है, उसका हमें विश्लेषण करना है। तो स्वस्थ भारत जो मिशन है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। देखो स्वस्थ भारत मिशन क्या है कि वे सभी प्रावधान सेवाएं जो मानव के है ना, जो मल मूत्र कचरे आदि का निरस्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वही स्वच्छता की प्रक्रिया कहलाती है, और यही स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं स्वस्थ भारत मिशन के बारे में। ठीक है, तो सफाई करना है, कचरा प्रबंधन करना है, ये स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को, जैसे कि अमेरिका की क्रांति के कारण क्या क्या रहे हैं, है ना, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण है, मीराबाई है, पन्ना धाय है, रामचरण जी है, इनके बारे में आपको कुछ संक्षिप्त दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि मीराबाई कौन थी, तो मीराबाई जैसे मेवाड़ राजघराने से थी। ठीक है, और ये कृष्ण की भक्ति, ठीक है, इनके कई पद इन्होंने लिखे हैं, है ना। और पन्ना धाय ने उदय सिंह जो है, राजा उदय सिंह है ना, उनकी धाई माँ थी, उन्होंने उदय सिंह की रक्षा की थी, है ना, बीरबल से। तो इस तरह से आप इनके लिख सकते हो, तो इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके थोड़े क्लियर हुए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। तो ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।